क्या पढ़े थे बताओ? अच्छा, अगन्यासा और यकृत किसमें आता है बताओ? हम लोग पाचन तंत्र पढ़ रहे थे। क्या पढ़ रहे थे? हाँ, अगन्यासा यकृत उसके क्या है? सहायक पाचक ग्रंथियां। क्या है? सहायक पाचक ग्रंथियां। अच्छा, हम लोग पाचन तंत्र पढ़े थे। क्या पढ़े थे? तो बताओ कोई पाचन किसे कहते हैं? पाचन किसे कहते हैं? हाँ, भोजन के बड़े अणुओं को छोटे अणुओं में परिवर्तित करने की प्रक्रिया क्या कहलाएगी? या बोल सकते हो भोजन के जो जटिल अणु होते हैं उनको सरल अणुओं में क्या करना? बदलना। क्या कहलाएगा? पाचन कहलाएगा। ठीक है ना? पाचन शुरू कहाँ से होता है? पाचन की शुरुआत कहाँ से हो जाती है? मुख से हो जाती है। पाचन का शुरुआत कहाँ से होती है? मुख से। अच्छा, पाचन तंत्र का वह कौन सा भाग है या कौन सा अंग है जहां पर पाचन प्रक्रिया नहीं होती? पाचन होता नहीं है। ग्रास नली में पाचन प्रक्रिया नहीं होती। ठीक है? जब मुख गुहा में पाचन जब शुरू हो जाता है तो वहां पर कौन सी ग्रंथि पाई जाती है? लार ग्रंथि। ठीक है ना? लार ग्रंथियों की संख्या कितनी होती है? 3 की 4? 3 होती है। कटबो करेंगे। कितनी होती है? 3 होती है। ठीक है ना? अब तीनों की स्थान बताओ कहाँ कहाँ पाए जाते हैं तीनों? चलो हम पूछ रहे हैं, जो कान के पास ग्रंथि पाई जाती है उसका क्या नाम होता है? कर्णपुर्जा, कर्णपूर्ण ग्रंथि। क्या बोलते हैं? और एक पाई जाती है जीभ के पास। क्या पाई जाती है? यानी जीभ के नीचे पाई जाती है। ठीक है ना? उसे क्या बोलते हैं? और एक पाई जाती है अपने जबड़े के नीचे, तो उसे क्या बोलते हैं? आधो अनु। क्या बोलते हैं? अच्छा, इन तीनों में से सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? लार ग्रंथियों में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? कौन सी ग्रंथि है? अच्छा, कर्णपूर्ण ग्रंथि को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? पैरोडिट ग्रंथि। क्या बोलते हैं? हाँ, सांप में इसी ग्रंथि से क्या निकलते हैं? अब मानव में इसी ग्रंथि से क्या निकलता है? लार निकलता है ना? और लार की संख्या कितनी होती है? लारों की संख्या, यानी लार कितने प्रकार के होते हैं हमारे से? 4। कितने? कौन कौन से? लाइसोसोम की लाइसोजाइम, लाइसोजाइम, टाइलिन, डाइस्टेज और म्यूकस। यही ना? यही ना पढ़े थे? अच्छा, मुख गुहा किस पाचन तंत्र के कौन सा भाग यानी किस हिस्से का भाग है? मुख गुहा पाचन तंत्र के किस हिस्से का, मतलब कौन से हिस्से का भाग है? पाचन तंत्र को हम लोग 2 भागों में बांटे थे। कितने भागों में? एक था आहार नाल और एक था सहायक पाचक ग्रंथियां। पाचन तंत्र को 2 भागों में बांटा गया था। पाचन तंत्र को 2 भागों में बांटा गया था, आहार नाल, सहायक पाचक ग्रंथियां। पाचन की प्रक्रिया जब पूछा जाएगा तब रासायनिक और भौतिक बताओगे। ठीक है ना? पाचन तंत्र हम पूछ रहे हैं, तो पाचन तंत्र को 2 भागों में बांटा। तो आहार नाल का पहला भाग था क्या? मुख गुहा। मुख गुहा में लार ग्रंथि पाई जाती थी, दांत और जीभ भी पाए जाते। क्या पाए जाते हैं? तो हमने लार ग्रंथि के बारे में पढ़ लिया है, जीभ और दांत बचे हुए ना, तो थोड़ा सा अलग से हम लोग उसको अलग टॉपिक मतलब 2 दिन में खत्म करेंगे। एक दिन जीभ खत्म करेंगे, एक दिन दांत। उसके बाद हमने ग्रसनी पढ़ा था, ग्रास नली पढ़ा था। क्या पढ़ा था? जहाँ भोजन का पाचन, हाँ, वहां से भोजन किस विधि द्वारा आता है? तो किस विधि द्वारा आएगा? हाँ, क्रमानुकुंचन विधि द्वारा भोजन मुख से अमाशय तक पहुंचता है। यानी भोजन जो है कि सिकुड़ता हुआ, ठीक है ना, यानी आहार नाल जो है, जो ग्रास नली है उसको जो है कि पकड़ता हुआ, ठीक है ना, आराम से पहुंच जाता है। कहाँ तक? अमाशय। और अमाशय कितने भागों में बटा होता है? कौन कौन सा? कार्डियक, फंडिक और पाइलोरिक। किस हिस्से से जो है कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल निकलता है? पहले वाले का नाम क्या है? कार्डियक। क्या नाम है? कार्डियक। दूसरे भाग में क्या होता है? फंडिक, है ना। भोजन कितने घंटे तक रुकता है अमाशय में? 4 घंटे तक, ठीक है ना।
उसके बाद कहाँ वहां से जाता है, अमाशय से कहाँ जाता है, छोटी आंत में जाएगा, कहा जाएगा। तो भोजन जब अमाशय में पच जाता है 4 घंटे तक, तो उसको क्या बोलते हैं, पचे हुए भोजन क्या बोलते हैं, टाइम, क्या बोलेंगे, हम मुंह में पचे हुए भोजन को बोलस कहेंगे। अब भोजन आ गया है छोटी आंत में, और छोटी आंत में आएगा तो वहां पर भोजन जो है कि अम्लीय होता है, और छोटी आंत क्या है, ये क्षारीय या उदासीन यानी अम्लीय वह सहन नहीं कर सकता है, ठीक है ना। उसके बाद जो है कि हम लोग पढ़े थे यकृत और पढ़े थे अग्न्यास है। तो अब बात करेंगे हम लोग यकृत, इसी बात करेंगे, इसीलिए यकृत को लिखा भी गया था, ठीक है ना। तो यकृत सबसे बड़ी ग्रंथि है, मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है, यकृत। कौन है, यकृत। इसकी स्थिति पूछ लेता है, क्या बोल देता है, यह बड़ी ग्रंथि है, क्या है, बड़ी ग्रंथि। थोड़ा सा बस रिवीजन हो रहा है, ठीक है ना, क्या है, बड़ी ग्रंथि है, ठीक है ना। दूसरा भाग है इसका क्या, रंग। इसका रंग देखो, या तो गहरा, ठीक है ना, गहरा लाल, हल्का हल्का मतलब गहरा भूरा, लाल भूरा, लाल भूरा दोनों मिला बोलो, या धूसर बोलो, क्या बोलोगे, धूसर। तो इसका क्या हो जाएगा, धूसर बोलो या लाल, लाल भूरा बोलो, क्या बोलोगे, लाल भूरा। कैसा होगा, लाल भूरा या धूसर। अगर इसके वजन की बात करें, क्या भैया ना दिख रहा कुछ, सुनाई दे रहा है ना, बहुत है। अच्छा, इसके रंग की बात करें, रंग की बात हो गई। अगर इसके वजन की, किसके वजन, तो 1500 का मतलब समझ रहे हो, हाँ 1500 का मतलब है कि 1.5 किलो, कितना, 1.5 किलो से लेकर ये 2 केजी तक होता है। कितने तक का होता है, 1.5 केजी से लेकर 2 केजी तक होता है, ठीक है ना। यानी 1500 से 2000 ग्राम का, कितना ग्राम, ठीक है ना। इसकी वजन की बात होगी, ठीक है ना। यानी ये सबसे बड़ी ग्रंथि है, इसका रंग धूसर है या लाल है, इसका जो वजन है कितना है। अच्छा, इसकी स्थिति एक भूल गए, क्या, इसकी स्थिति है ना, कहाँ होता है, डायफ्राम से लगा है ना, यानी डायफ्राम, डायफ्राम से लगा होता है दाईं ओर। कहाँ होता है, हाँ बाया दाया जरूर याद रखना, मेन पॉइंट क्या है, दाया। या तो हम बोल सकते हैं अमाशय से थोड़ा सा क्या नीचे के ऊपर। अच्छा, अमाशय, अमाशय जब खत्म हो रहा है तो यहाँ पाया जा रहा है ना, और एक तो इधर पाया जा रहा है, तो अमाशय से थोड़ा सा या पेट से ऊपर, पेट से क्या, हाँ पेट अगर आ जाएगा तो पेट से ऊपर हो जाता है, अगर अमाशय आ जाता है तो उससे थोड़ा क्या होगा, नीचे। समझ आ रहा है, ठीक। इधर देखो, इसकी स्थिति क्या हो गई, डायफ्राम से लगा होता है और किधर होता है, दाईं ओर। इतना हमने कल पढ़ लिया था, ठीक ना, इतना पढ़े थे, ठीक। अब इसके नीचे, किसके नीचे, यकृत के नीचे, ठीक है ना। नीचे एक थैली नुमा क्या होती है, थैली नुमा होती है, संरचना होती है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, हाँ पित्ताशय बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पितरस ना बाबू, पित्ताशय कहते हैं। क्या कहते हैं, यानी यकृत के नीचे थैली नुमा क्या होती है, संरचना होती है, थैली नुमा संरचना होती है, जिसे हम क्या बोलते हैं, पित्ताशय। अब पित्ताशय में होता है पित्त का, पित्त रस का निर्माण, ठीक है ना। पित्ताशय में क्या होता है, पित्त रस का निर्माण। और पित्त रस का निर्माण करता कौन है, यकृत। हाँ अच्छा, लिख ही दे रहे है ना, यकृत करता है। कौन करता है, यकृत करता है, ठीक है ना। और भंडारण कहाँ होगा, पित्ताशय में, यानी यकृत करता है निर्माण पित्तरस का, और जो भंडारित कहाँ पर होता है, पित्ताशय। यह इसका कार्य भी देखो, कभी कभी पूछ लेता है कि यकृत के कार्य बताइए, ठीक है ना। अब पूछा भी है, पूछेगा नहीं। यकृत कार्य, तो यकृत कार्य में पहला पॉइंट में यह भी लिख सकते हैं कि यह पित्तरस से क्या करता है, निर्माण करता है। जो पित्ताशय क्या होता है, भंडारित होता है, इकट्ठा। अगर इकट्ठा होने की बात करें कहाँ होगा, पित्ताशय में, ठीक है ना। और निर्माण कौन कर रहा है, यकृत निर्माण कर रहा है, ठीक है ना। इसके बाद
और जो पित्त रस होता है, ठीक है ना, पित्त रस होता है, ये वसा का पाचन करता है। किसका पाचन करता है? वसा का पाचन में सहायता करता है, ठीक है ना। तो पूछा लिया जाता है कि पित्त रस के द्वारा वसा का पाचन क्या कहलाता है? तो इमल्सीकरण कहलाता है। क्या कहलाएगा? इमल्सीकरण। यानी पित्त रस के द्वारा वसा का पाचन क्या कहलाता है? इमल्सीकरण। अच्छा, कभी कभी पूछा इमल्सीकरण किसे कहते हैं? तो पित्त रस के द्वारा वसा का पाचन की प्रक्रिया क्या कहलाएगा? इमल्सीकरण कहलाएगा, ठीक है ना। ठीक। और यह आंत के एंजाइम, किसको? कौन? पित्त रस। कौन? आंत के एंजाइम को उत्तेजित करता। क्या करेगा? उत्तेजित करेगा या प्रेरित करेगा, ठीक है ना। आंत वाला जो एंजाइम होता है वो भी पाचन, क्योंकि भोजन का पाचन पूरी तरह से कहाँ होता है? आंत में होता है, छोटी वाले। तो छोटी आंत के एंजाइम को क्या करेगा? प्रेरित करता है निकलने के लिए, ठीक है ना। तो वहां से छोटी आंत से 3 प्रकार के क्या निकलते हैं? 3 प्रकार के एंजाइम निकलते हैं। LAT क्या निकलता है? ये निकलता है ना, LAT निकलता है। L से लाइपेज, क्या होगा? A से क्या होगा? एमाइलेज। T से क्या होगा? हाँ, ट्रिप्सिन होगा। टीमाइलेज ना, मतलब जोड़ था ना, लाइपेज, एमाइलेज, टीमाइलेज, ट्रिप्सिन होगा। क्या होगा? है ना, याद करो उसको, याद करने से काम। अब यही तीनों जो है कि इन्हीं तीनों कौन प्रेरित करेगा? पित्त रस प्रेरित करेगा। तब अग्न्याशय से वह रस निकलता है और कहाँ जाता है? ये अग्न्याशय के रस है। किसके हैं? अग्न्याशय के एंजाइम है जो आंत में आते हैं। कहाँ आते हैं? आंत में आते हैं, ठीक ना। बस इतना है। अभी हम लोग देखेंगे यकृत के कार्य। क्या देखेंगे? यकृत के कार्य। इतना हम लोग कल देख लेते। किसी को लिखना है, किसी को लिख सकता है ना, मिटा दे। स्क्रीन शॉट मार रहे हो? हाँ, घर जाके पढ़ लिया करो। जितना बार लिखोगे याद करने में आसानी रहेगी। नहीं लिखोगे तो छोट फॉर्म में इसको परिभाषा जैसा भी लिख सकते हैं ना। तो छोटा छोटा रहेगा तो एक नजर देखोगे, एक नजर में सब कुछ हमें दिख जाएगा। अच्छा, परिभाषा देखोगे तो क्या मिलेगा? क्या पूरा इकट्ठा? कबो नहीं मिलेगा इकट्ठा। इसीलिए छोटा छोटा लिखवाया जा रहा है। परिभाषा लिखते समय इसको बढ़ा चढ़ा खूब लिखेंगे, है ना। और लिखने का तरीका PDF में दिया गया है, ठीक है ना। PDF में सब जैसे लाइन बाय लाइन जैसे पेपर में लिखा जाता है सब दिया गया, ठीक है ना। तो लिख के लेके आओगे। मिटा दे, ठीक। यकृत के कार्य कई बार पूछा गया ना। यकृत के क्या कार्य? यानी फंक्शन ऑफ लीवर, ठीक है ना, फंक्शन ऑफ लीवर, यकृत के कार्य। अब यकृत के बहुत से कार्य, यकृत के एक दूठ कार्य नहीं, बहुत ज्यादा कार्य। तो हम लिखेंगे कि यकृत के निम्नलिखित कार्य क्या है? निम्नलिखित कार्य, ठीक है ना। पहला कार्य है, पहला कार्य तो यही है कि पित्त रस क्या करता है? निर्माण करता है ना। पित्त गड़बड़ा गया क्या? पित्त रस का निर्माण या पित्त रस का स्राव, कहीं कहीं लिखा रहेगा स्राव। स्राव माने भी क्या होता है? निकलना या बहना। तो पित्त रस का क्या करेगा? निर्माण करेगा। तो पित्त रस का निर्माण करता है, देखना। पित्त रस है क्या? पित्त रस एक क्षारीय एंजाइम नहीं है, बिना एंजाइम रहते हुए भी पाचन में भाग लेता है। तो ये क्या है? एक क्षारीय तरल पदार्थ। कैसा है? क्षारीय तरल पदार्थ है जिसका पीएच मान, कितना होता है? हाँ, 8.6, लगभग 8.6 होता है। किसका? क्षारीय का। कौन क्षारीय? पित्त रस का। यकृत निर्माण करेगा पित्त रस का। पित्त रस है क्या? पित्त रस एक क्षारीय तरल पदार्थ है
इसका पीएच मान कितना होता है? 6.8 होता है, ठीक है ना। और भंडारण इसका कहाँ होता है, ठीक है ना। पित्त रस का निर्माण तो करेगा, लेकिन पित्त रस का जो भंडारण होता है यानी इकट्ठा होता है, जो संचित होता है, वह कहाँ कहाँ होगा? पित्ताशय में। कहाँ होगा? पित्ताशय में, ठीक है ना। अब दूसरा कार्य इमल्सीकरण कहते हैं, जब क्षार जो है कि किसको पचा देगा? वसक, तो क्या कहलाएगा? इमल्सीकरण, ठीक है ना। ग्लाइकोसिनेसिस क्या कहलाता है? ग्लाइकोसिनेसिस। दूसरा काम है इसका ग्लाइकोसिनेसिस, 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 ग्लाइकोसिनेसिस तीसरा काम है। अच्छा, पहले इसके बारे में जान लेते हैं ग्लाइकोसिनेसिस क्या है, ठीक है ना। ग्लाइकोसिनेसिस में क्या होता है कि जब रक्त में ग्लूकोज की मात्रा क्या हो जाती है? अधिक ना, क्या हो जाती है? अधिक, यानी ग्लूकोज की मात्रा क्या हो जाती है? यानी हम ऐसा बोल सकते हैं ग्लाइकोलिसिस उसे कहते हैं जब भोजन भोजन का अपघटन। अपघटन मतलब समझते हो? हाँ, अपघटन मतलब होता तोड़ना। क्या होता है अपघटन? अपघटन मतलब विखंडित होना या टूटना। तो भोजन क्या होता है? टूटते हैं, अपघटन होता है, या उसका क्या होता है? क्या होता है बताओ? पाचन होता है ना। क्या होगा? पाचन होगा। तो पाचन होने के बाद हमारे शरीर में क्या बनता है? ग्लूकोज। क्या बनता है? पाचन के बाद क्या बनेगा? ग्लूकोज। और इसी ग्लूकोज की मात्रा किसमें? रक्त में क्या हो जाता है? रक्त में जब अधिक हो जाएगा ना, और जब किसी चीज की मात्रा अधिक हो जाए, अच्छा खाना खाना सबको अच्छा लगता है? खाना खाना अच्छा लगता है? हाँ, पूरी सब्जी मिल जाए तो खाओगे ना अच्छा लगता है? मतलब भूखे आओ घर से सभी लोग, तो बहुत बढ़िया। जब खाना खाना अच्छा लगता है तो कभी कभी बहुत ज्यादा खाना खा लेते हो ना। खाना अधिक खाने के बाद काम ज्यादा करने का मन करता होगा। हाँ? बहुत काम करते हो ना, ठीक। तो अधिक काम नहीं करने की वजह से शरीर में ग्लूकोज की मात्रा क्या हो जाएगी? अधिक, क्योंकि ग्लूकोज हमें क्या देता है? ऊर्जा देता है। और जब काम धाम नहीं करोगे तब वो देह भारी रहती है, ठीक है ना। काम धाम करें देह फरार होता है, कहते हैं ना। तो देह में अधिक ऊर्जा रहेगी तब वो दिन फट जाओगे, है ना। हाँ, अगर काम करके निकालो, चाहे किसी तरह निकालो, सो के, ठीक है ना। सो के वो निकलेगा नहीं। तो जब रक्त में किसकी मात्रा अधिक हो जाएगी? ग्लूकोज की मात्रा क्या हो जाएगी? अधिक हो जाएगी। तो उसे हम क्या बोलते हैं? ग्लाइकोसिनेसिस। क्या बोलते हैं? यानी भोजन के अपघटन के बाद, किसके बाद? भोजन के अपघटन के बाद, ठीक है ना। जब ग्लूकोज की मात्रा किसमें हो जाती है? रक्त मात्रा में अधिक हो जाती है। इस ग्लूकोज कहाँ गया? ग्लूकोज। अब ढेर ऊर्जा रहेगी तो देह फट ना जाएगी? फट जाएगी ना। तो इसको बदल दिया जाता है ग्लाइकोजेन में। किसमें? ग्लाइकोजेन में, यानी रक्त की किसमें? रक्त में अधिक मात्रा, यानी ग्लूकोज की रक्त में ग्लूकोज की अधिक मात्रा को, ठीक है ना, रक्त में ग्लूकोज की अधिक मात्रा को ग्लाइकोजेन में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाएगी? ग्लाइकोसिनेसिस, ठीक है ना। होता कब है? जब हम भोजन का अपघटन करते हैं, पाचन करेंगे, तो उस समय हो सकता है ग्लूकोज की मात्रा हमारे शरीर में बढ़ जाए। तो जब शरीर में ग्लूकोज की मात्रा अधिक हो जाएगी, यानी रक्त में हमारी ग्लूकोज की मात्रा क्या हो जाएगी? अधिक हो जाएगी, तो उसको कम करना पड़ेगा। कम करने के लिए जो है कि हमें ग्लूकोज को किसमें बदल देते हैं? ग्लाइकोजेन में। और जब ग्लाइकोजेन में बदल जाता है तो यकृत में क्या होता है? यकृत में या पेशियों में, किसमें? पेशियों में संचित रहता है। क्या होता है? संचित रहता है। बस इतना याद रखना कि ग्लाइकोसिनेसिस किसे कहते हैं? रक्त में बढ़े हुए ग्लूकोज की मात्रा का ग्लाइकोजेन में बदल देने की प्रक्रिया, ग्लाइकोजेन में बदल देने की प्रक्रिया क्या कहलाएगा? ग्लाइकोसिनेसिस। अच्छा, 2-3 बार बोलो तब आ जाएगा। कितना ना बोल पा रहे होंगे? ठीक है, हो गया।
लिखना तो लिख लो, मिटाए दूसरा वाला लिखे, लिख भाई। अच्छा कभी कभी पूछ लेता है कि जो ग्लाइकोजन ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदलता कौन है? एक हार्मोन पाया जाता है इंसुलिन। क्या पाया जाता है? इंसुलिन हार्मोन। यही बदलता है किसको? ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदल देता है। ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदलेगा कौन? इंसुलिन। ठीक है ना, इंसुलिन हार्मोन। क्या? इंसुलिन हार्मोन। ठीक है ना, और इसी बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाएगी? ग्लाइकोसिनेसिस कहलाएगी। देखो रक्त में ठीक ना, ग्लूकोज की मात्रा रक्त में जब अधिक हो जाती है तो उसे इंसुलिन हार्मोन ग्लाइकोजन में बदल देता है। ये प्रक्रिया कहलाती है ग्लाइकोसिनेसिस कहलाती है। और जो ग्लाइकोजन होता है वो होता कहाँ है? संचित कहाँ रहता है? इकट्ठा कहाँ रहता है? यकृत में रहेगा या हमारी मांसपेशियों में रहेगा। समझ में आ रहा है? खत्म बवाल। ठीक है ना, अब आगे तीसरा पॉइंट कौन है? कार्य पूछे गए अवनीश बाबू, खड़े हो जाओ। पता नहीं कब से लिख रहे हो तुम लोग, बताओ। बताओ, रक्त में जब ग्लूकोज की मात्रा अधिक हो जाती है तो उसे क्या कहते हैं? बताओ, बस हो गया, खत्म बवाल। तो क्या तैयारी करे दोनों? बहुत मारेंगे, समझ बैठ जाओ। तीसरा वाला है ग्लाइकोसिनेसिस। क्या है? ग्लाइकोसिनोलिसिस। ग्लाइकोसिनोलिसिस। पहला क्या है? ग्लाइकोसिनेसिस। उसमें बस जुड़ा है क्या? सिनोलिसिस। क्या है? मात्रा अधिक। मैं बोलने में कठिन लग रहा है लेकिन जब पेपर में पूछ देगा तो हालत खराब हो जाएगी ना, 4-5 नंबर दे के जाएगा। अब ये क्या होता है कि क्योंकि अधिक मात्रा कहाँ थी? रक्त में अधिक मात्रा थी तो क्या कहला रहा था? ग्लाइकोसिनेसिस। अब यहाँ पर रक्त में जो है कि किसमें? रक्त में जो है कि ग्लूकोज की, किसकी? ग्लूकोज की मात्रा क्या हो जाती है? घट जाती है। क्या हो जाती है? घट जाती है, कम हो जाती है। ऊपर वाले में क्या था? अधिक। नीचे वाले में क्या है? घट जाती है। घट जाती है तो घट जाएगी तो हमें शरीर क्या हो जाती है? सुस्त हो जाती है। काम करने का मन, भाई शरीर में ऊर्जा रहे, काम करने का मन करेगा, लेकिन फिर भी कभी कभी ऐसा माहौल बनता काम करना पड़ता है। तो उस अवस्था में देखो, उस अवस्था में ग्लूकोज किस में बदल चुका था? बताओ। ग्लाइकोजन में ग्लूकोज बदल चुका था। किसमें? और इकट्ठा कहाँ था? यकृत में इकट्ठा था, मांसपेशियों में इकट्ठा था। ठीक है ना, अब जो ग्लाइकोजन यकृत में इकट्ठा था या मांसपेशियों में इकट्ठा था, ठीक है ना, उसी को, ठीक है ना, किसको? उसी को पुनः क्या कर देता है? यानी इस अवस्था में क्या हो जाता है कि रक्त कम में ग्लूकोज की मात्रा घट गई। जब रक्त की मात्रा घट जाएगी तो इसमें जो पुनः किसको? ग्लाइकोजन को, ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में, किसमें? ग्लूकोज में बदला जाता है। क्या किया जाता है? बदला जाता है। यानी पुनः ग्लाइकोजन को किसमें बदल दिया जाता है? ग्लूकोज में बदल दिया जाता है। यानी जब रक्त में ग्लूकोज की मात्रा घट जाएगी, जब घट जाएगी तो हमें ऊर्जा की जरूरत पड़ेगी या ग्लूकोज की जरूरत पड़ेगी, तो ग्लाइकोजन को किसमें बदल देंगे? ग्लूकोज में। यानी ग्लाइकोजन के ग्लूकोज में बदलने की प्रक्रिया फिर क्या कहलाएगी? ग्लाइकोसिनोलिसिस। क्या कहलाएगी? ग्लाइकोसिनोलिसिस। 3 भागों में, ठीक है ना,
ग्लाइकोसिनोलिसिस, ठीक है ना। ठीक है, इस अवस्था में रक्त में मात्रा क्या हो जाती है, घट जाती है। किसकी, वह गधा गए ग्लूकोज की। किसकी, ग्लूकोज। लिखो, इसको लिखो, लिख लिए। लिख नहीं रहे हो, कुछ लोग देख रहे हैं, अभी कॉपी चेक करें, घबराओ मत। अब चौथा कार्य इसका है ग्लाइकोजेनेसिस। क्या होता है, हाँ हाँ, इसमें क्या, अब क्या है, ग्लाइकोजेनेसिस। ग्लाइकोजेनेसिस, ग्लाइकोजेनेसिस, ग्लाइकोजेनेसिस में क्या होता है कि ग्लूकोज की मात्रा क्या बनाए रखना है, ग्लूकोज की जो मात्रा को क्या होता है, बनाए रखने के लिए, क्या रखने के लिए, बनाए, यानी जितनी हमें ग्लूकोज चाहिए उसको बनाए रखने के लिए, ठीक है ना। किसको, कार्बोहाइड्रेट से, क्या, कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में बदलते हैं। किसमें बदलते हैं, ग्लूकोज में बदलते हैं कि नहीं, ग्लूकोज में बदलते हैं कि नहीं। जो कार्बोहाइड्रेट होता है, जो हम लोग खाते हैं कार्बोहाइड्रेट, उसको किसमें बदल दिया जाता है, ग्लूकोज में। ग्लूकोज की मात्रा उससे बनी रहती है, ठीक है ना। और उसको बनाए रखने के लिए मान लो कभी कभी या तो बढ़ गई या तो कभी कभी घट गई। अब इन दोनों को व्यवस्थित करने के लिए ऑप्शन में होता है, ठीक है ना, कि वसा, क्या, वसा खाते क्या हो तुम लोग बताओ, खाली कार्बोहाइड्रेट तो खाते नहीं हो, वसा खाते हो, प्रोटीन खाते हो, क्या खाते हो, प्रोटीन। क्या खाओगे, इतना जान लो, विटामिन से ऊर्जा प्राप्त नहीं होती, अब कई बार बोल चुका, ठीक है ना। विटामिन से ऊर्जा नहीं मिलती है, विटामिन बस हमारे शरीर के अंगों के लिए जरूरी पदार्थ है, इसीलिए उसको हम लोग क्या करते हैं, ग्रहण। अगर विटामिन कम हो जाए तो कभी कभी अंग भंग हो जाते हैं ना, कोई चीज अंग काम नहीं सही से करता, तो उसके लिए, ऊर्जा के लिए नहीं है, समझ। हाँ, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट ये सब किसके लिए है, ऊर्जा के लिए। वसा और प्रोटीन से, प्रोटीन को किसमें बदल देता है, वसा और प्रोटीन को किसमें बदल देगा, ग्लूकोज में। किसमें बदलेगा, ग्लूकोज में। किसमें बदलेगा, यानी कुल मिला जुला के कार्बोहाइड्रेट के अलावा, कार्बोहाइड्रेट के अलावा, यानी ऐसे बोल सकते हो, ग्लूकोज की मात्रा को बनाए रखने के, रक्त में ग्लूकोज की मात्रा बनाए रखने के लिए कार्बोहाइड्रेट के अलावा वसा और प्रोटीन से ग्लूकोज प्राप्त करने की जो प्रक्रिया है उसको हम क्या बोलेंगे, ग्लाइकोजेनेसिस कहते हैं। क्या बोलते हैं, ग्लाइकोजेनेसिस किसे कहेंगे, ग्लूकोज की मात्रा को बनाए रखने के लिए, क्या करने के लिए, ग्लूकोज की मात्रा को बनाए रखने के लिए कार्बोहाइड्रेट के अलावा, कार्बोहाइड्रेट के अलावा वसा प्रोटीन से ग्लूकोज का निर्माण करना या संश्लेषण करना। निर्माण करने की प्रक्रिया क्या, संश्लेषण का मतलब ये होता है कि निर्माण करना, ठीक है ना। निर्माण करने की जो प्रक्रिया उसे क्या बोलेंगे, ग्लाइकोजेनेसिस। तो हम लोग कितनी प्रक्रिया पढ़े, चार प्रक्रिया यानी कार्य पढ़े, किसके, यकृत के 4 कार्य पढ़ लिए हैं। पित्तरस का निर्माण, ग्लाइकोसिनेसिस, ग्लाइकोसिनोलिसिस, ग्लाइकोजेनेसिस, समझ में आया। और 5वां है विटामिन संश्लेषण, विटामिन संश्लेषण, यानी कहीं से विटामिन भी क्या कर लेना, ग्रहण कर लेना या बना लेना, ठीक ना। उसे बनाना, जो खाओगे उसी से विटामिन मिलेगा। अब उसके बाद है उत्सर्जन। विटामिन उतना महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन याद रख, छठा वाला है उत्सर्जन। क्या है, उत्सर्जन। 7वां वाला रहेगा मृत आरबीसी का विनाश।
मृत आरबीसी का घंटा खत्म होने वाला कि ना 7वीं घंटे थी। आठवां है रुधिराणुओं का निर्माण। 9वां है हिपैरिन का स्राव। अच्छा ये लिख लिए, मिटा दें। हम अभी बोलेंगे, बस इतने तक लिखो, 5 तक हो गया। देखो जब हम लोग विटामिन का संश्लेषण, अब इसके बाद है उत्सर्जन, ठीक है ना। जब हम लोग क्या करते हैं, भोजन ग्रहण करते हैं, भोजन का अपघटन या उसका क्या करते हैं, पाचन करते हैं। तो पाचन के बाद हमें ऊर्जा मिलती है, सभी लोग जानते हो। ऊर्जा मिलने के बाद और भी अपशिष्ट पदार्थ बनते हैं हमारे शरीर में। अपशिष्ट मतलब खराब पदार्थ बनते हैं। जैसे कि हम लोग खाना पानी पी लेंगे तो उसके बाद हमारे शरीर में H2O क्या रह जाता है, H2O बच जाता है, या हम बोल सकते हैं निर्माण होता है, या CO2 निर्माण होता है, ठीक है ना। और यूरिया निर्माण होगा। क्या निर्माण होगा, यूरिया और यूरिक अम्ल। क्या, यूरिक अम्ल। और एक बनता है अमोनिया। क्या बनेगा, यहाँ लिख दे रहे हैं अमोनिया। क्या बनेगा, अमोनिया, ठीक है ना। यानी जब इतने हम भोजन खाते हैं, भोजन का जब अपघटन करते हैं या उसका पाचन करते हैं, तो उसके फलस्वरूप हमारे शरीर में जल, CO2, यूरिया, यूरिक अम्ल, ये सब अपशिष्ट पदार्थ, यानी और लिख सकते हो नाइट्रोजनी पदार्थ। ये सब कैसे पदार्थ हैं, नाइट्रोजनी पदार्थ है। कैसे हैं, नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थ है ये सब। H2O, CO2, यूरिया, यूरिक अम्ल, अमोनिया, यूरिया, ये सब कैसे है, नाइट्रोजनी पदार्थ है, अपशिष्ट पदार्थ है। क्या है, खराब पदार्थ। तो उत्सर्जन होता है, ठीक ना। क्या होता है, उत्सर्जन। ये सब निकलता है, जिसमें अमोनिया सबसे विषैली पदार्थ। क्या है, यह एक विषैली या विषैला पदार्थ। क्या है, विषैला पदार्थ है, ठीक है ना। अभी शरीर में जहां जाएगा उसको क्या पहुंचाएगा, नुकसान पहुंचाएगा। तो अमोनिया का परिवर्तन ये कर देता है यूरिया में। किसमें कर देता है, यूरिया में बदल देता है, जिसे हम मूत्र मार्ग द्वारा शरीर से बाहर निकाल देते हैं। क्या कर देते हैं, शरीर से बाहर निकालते हैं। कुल मिला जुला के जो अमोनिया का परिवर्तन हो जाता है यूरिया में, यूरिया भी हमारे लिए खतरनाक है, लेकिन थोड़ा कम है, अमोनिया के अपेक्षा कम है, जिसको हम जल के साथ शरीर से क्या कर देते हैं, बाहर। लेकिन ये बदलता कौन है, बदलेगा कौन, यकृत। कौन बदलेगा, तो सवाल कभी कभी पूछ लेता है अमोनिया का परिवर्तन यूरिया में कौन करता है, तो कौन करेगा, यकृत। या यकृत के द्वारा अमोनिया का परिवर्तन किसमें किया जाता है, यूरिया में किया जाता है। अमोनिया का परिवर्तन किसमें हो जाता है, यूरिया में। यूरिया में बदल जाएगा तो कम विषैला होता है, जिसको हम लोग उत्सर्जन अंगों के द्वारा शरीर से क्या कर सकते हैं, बाहर निकालते हैं। तो उसी को उत्सर्जन कहते हैं। उत्सर्जन किसे कहते हैं, हम लोग उत्सर्जन वाले में देखेंगे ना। अब मृत आरबीसी का निर्माण किसका, कक्षा 9 में पढ़े होंगे आरबीसी। क्या पढ़े थे, आरबीसी का जीवन यानी रेड ब्लड कार्पस, यानी लाल रुधिर कणिकाएं पढ़े थे। तो उनका जीवन काल कितने का होता है, हाँ नहीं, वो तो WBC का होता है, इसका 120 दिन होता है। कितने होते हैं, आरबीसी का जीवन काल कितना होता है। तो वही कह रहा है कि मृत आरबीसी का विनाश कौन करेगा, बताओ। अच्छा लिख रहे हो, लिखो जल्दी से। हाँ ये लिखे हैं कि मूत्र द्वारा जो है कि शरीर से बाहर निकल जाता है। लिखना है तो लिख सकते हो, नहीं जरूरी नहीं। बस इतना याद रखो, परिवर्तन किसमें हो जाता है, यूरिया में होता है। यूरिया में
होता नहीं। और जब वो पढ़ी दू क्यों नहीं ना, तो देखे और देखना कुल निकल जाएगा, है ना। तो पढ़ने आए तो लोग पढ़ लो। अब खड़ा करके पूछ लेंगे देखो अभी याद नहीं होगा पीछे का, अभी 10 से 15 मिनट हुआ होगा। जितना पढ़ने में मन नहीं, मतलब जितना मार करने में मन लगा तो नौटंकी का, उतना पढ़ने में मन लगा लो तो कुछ कर ले जाओ। अपना तो बिजनेस डाल लिए हो, कोई दिक्कत नहीं है, अगल बगल के जिंदगी खराब करने में लगे हुए। हो गया। तो जो मृत आरबीसी का विनाश, मृत आरबीसी का विनाश यानी जो लाल रुधिर कणिकाएं होती हैं, क्या होती हैं? लाल रुधिर कणिकाएं होती हैं, उनको खत्म करता है कौन बताओ? यकृत करेगा, ठीक है ना। लेकिन कैसे करता है वो अलग बात, ठीक है ना। देखो मृत आरबीसी में, मृत आरबीसी में, ठीक है ना, एक पाया जाता पदार्थ जिसको हम बोलते हैं बिलिरुबिन। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? किसमें पाया जाता है? मृत आरबीसी या कुल मिला हम बोल सकते हैं रक्त में। किसमें? रक्त में पाया जाता है बिलिरुबिन। क्या पाया जाता है? बिलिरुबिन पाया जाता है, ठीक है ना। जिसका परिवर्तन, जिसका परिवर्तन, ठीक है ना, जिसका परिवर्तन कौन करता है? पित्त वर्णक। कौन करता है? यानी पित्तरस, पित्तरस बदल देगा किसको? बिलिरुबिन में। किसमें बदलेगा? हाँ बिलिरुबिन में। किसमें बदलता है? हाँ बिलिरुबिन में। किसमें बदलेगा? बिलिरुबिन में, ठीक है ना। अगर जो मृत आरबीसी है उसमें जो है कि बिलिरुबिन की अधिक मात्रा हो जाता है, यह एक पीला, क्या है? यह पीले रंग का पदार्थ है, ठीक है ना, ठीक है ना, जिसको जो है कि रक्त में रहता है, ठीक है ना। जिसको खत्म कौन करता है? यकृत। यकृत कौन कर देता है? खत्म कर देता है। क्या बनाकर? बिलिरुबिन बनाकर। क्या? बिलिरुबिन। क्या बना देता है? बिलिरुबिन बना देता है। कौन? यकृत। अब बिलिरुबिन जो है, बिलिरुबिन को खत्म कर देता है यकृत। क्या बनाकर? बिलिरुबिन। कभी कभी यकृत काम करना बंद कर देता है, या कभी कभी पाचन प्रक्रिया खराब जब हो जाती है तो यकृत उस समय काम नहीं करता है। जैसे बोलते हो ना लीवर हमारा खराब हो रहा है, पाचन प्रक्रिया सही नहीं हो रही है, तो उस समय बिलिरुबिन की मात्रा क्या हो जाती है? अधिक। क्या हो जाएगी? मात्रा जब अधिक हो जाएगी तो बिलिरुबिन की मात्रा अधिक हो जाएगी, तो हमारा शरीर हो जाता है पीला। हमारा शरीर क्या हो जाता है? पीला हो जाता है। क्या हो जाता है? पीला। जिसे हम लोग बोलते हैं पीलिया। क्या बोलते हैं? पीलिया रोग कहते हैं। जिससे हमारे शरीर में क्या हो जाता है? पीलिया रोग हो जाता है। क्यों? क्योंकि हमारे रक्त में बिलिरुबिन की मात्रा क्या हो जाती है? अधिक हो जाती है, तब हमारा शरीर पीला हो जाता है, जिससे हमारे शरीर में क्या हो जाता है? पीलिया। पीलिया रोग के लक्षण सभी लोग जानते हो क्या क्या होती है, बहुत ज्यादा समस्या हो जाती है ना। अभी बीमारी नहीं पढ़े, बीमारी में पढ़ेंगे तो बीमारी के बारे में बताएंगे। बस इतना जानो कि जो यकृत है वो बिलिरुबिन को समाप्त करता है। इसके रक्त के बिलिरुबिन को समाप्त करेगा, उसको बिलिरुबिन में बना देता है, जो हमारे लिए हानिकारक नहीं होता है। अगर यही मात्रा अगर जो कि यकृत इसको खत्म करना बंद कर दे या उसका संश्लेषण करना बंद कर दे तो शरीर में इसकी मात्रा अधिक हो जाएगी, जिससे हमारा शरीर पीला हो जाता है, जिससे हम पीलिया रोग से ग्रसित हो जाते हैं। समझ में आया? ठीक। इसके बाद बचता हमारे पास रुधिराणु। क्या बचता है? 9 में हमने पढ़ाया था कि रक्त का निर्माण कहाँ होता है, बताओ? 9 में हाँ अस्थि मज्जा में। कहाँ होता है? अस्थि मज्जा में। अस्थि मज्जा कहाँ पाई जाती है बताओ? अरे देखो पेशियों में, कह रहा हड्डियों में, है ना। बहुत बढ़िया रिया। शरीर का जो हड्डी होती है उन हड्डियों के बीच में खोखला स्थान पाया जाता है, जहाँ अस्थि मज्जा पाई जाती है। वहीं पर रक्त क्या होता है? निर्माण। रक्त का निर्माण तो होता है इसका हमारे में, लेकिन जब हम भ्रूणी अवस्था में होते हैं, जब हम माँ के गर्भ में होते हैं, तो उस समय हड्डियां तो बनी नहीं रही होती कि बनी होती है, तो
उस समय तो हमारे शरीर में भी रक्त होता है, तो उस समय हमारे शरीर में रक्त का निर्माण कौन करता है, ठीक है ना। तो पूछ लिया जाता है कि भ्रूणीय अवस्था में, किसमें, भ्रूणीय अवस्था में या भ्रूण की अवस्था में या माँ के गर्भ में जब बच्चा होता है तो उस समय रक्त का निर्माण कौन करता है, ठीक है ना। तो हम लिखेंगे रुधिराणु का निर्माण, यानी WBC, RBC, प्लेटलेट्स आदि का निर्माण जो है कि, यानी जिसको हम लोग बोलते हैं रुधिराणु का निर्माण भ्रूणीय अवस्था में, किसमें, भ्रूणीय अवस्था में यकृत करता है। कौन करेगा, यकृत करता है, ठीक है ना। यानी जब बच्चा, ठीक है ना, माँ के कहाँ होता है, गर्भ में होता है, तो उस समय रक्त का निर्माण कौन करेगा, यकृत यानी लीवर करेगा। कौन करेगा, लीवर करेगा, ठीक है। तो इसके सभी के कार्य हैं, देखो यकृत के कार्य है ना, है तो इतना ही, लेकिन इसके अंतर्गत हम लोग बहुत कुछ पढ़ा, ठीक है ना। मेन पॉइंट बच गया हिपैरिन, क्या बच जाता है, सभी लोग गिरे होगे, घाव लगा होगा, खून बाहर बहा होगा, लेकिन कुछ समय बाद देखते होगे खून हमारा जम जाता है, खून हमारा क्या हो जाता है, जम जाता है। तो शरीर के अंदर क्यों नहीं जमता, पूछ लिया जाता है कि शरीर के अंदर रक्त को, ठीक ना, रक्त को जमने से रोकता कौन है, ठीक ना। शरीर के अंदर रक्त को जमने से रोकता कौन है, तो हिपैरिन रोकता है। कौन रोकता है, हिपैरिन। तो हिपैरिन एक प्रोटीन है, क्या है, हिपैरिन एक क्या है, प्रोटीन है। कैसा प्रोटीन है, रक्त या थक्कारोधी, कैसा, थक्कारोधी प्रोटीन है जो शरीर के अंदर रक्त को जमने नहीं देता है, बस यही इसके क्या है, कार्य। तो यकृत के कई कार्य हैं, ठीक है ना, और भी कार्य है जो हमारे लिए जरूरी नहीं है, ठीक है ना। तो पित्त रस का निर्माण करता है, ग्लाइकोसेनेसिस करता है, ग्लाइकोसेनेलिसिस करता है, ग्लाइकोजेनेसिस करता है, विटामिन संश्लेषण करता है, उत्सर्जन करता है, मृत RBC का विनाश करता है, रुधिराणु का निर्माण करता है और हिपैरिन का स्राव करता है। यही इसके कार्य। अब इसके अंतर्गत भी लिखवाए, इसके अंतर्गत भी क्या किया गया है, लिखवाया गया है। चलिए जाओ पकड़ लो, हो गया, ठीक है, बस आज के लिए यही, ठीक है ना। यह रक्त थक्कारोधी प्रोटीन। अगर न्यासय के कार्य बचा है जिसमें अगर देखा जाए तो वो भी हो ही गया है, लेकिन उसको अगर न्यासय कार्य एक बार लिख देंगे बोर्ड पे, ठीक है ना, अपना लिख लो।